आरओबी बनाने के काम में, फ्लाईओवर अंडरपास के काम में बहुत अच्छी तेजी आई है। जहां 10 वर्षों में मात्र 4000 आरओबी बने थे, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे नेटवर्क में करीब 12000 आरओबी बने। कहाँ 4000 थे, कहाँ पे 12000। इतना बड़ा परिवर्तन आया है। और 2023-24 तो एक रिकॉर्ड वर्ष रहा। एक साल में 1000 से ज़्यादा आरओबी और आरयूबी बने, जो कि अपने आप में एक बहुत सेटिस्फाइंग काम हुआ है। और आपके इस पर्टिकुलर आरओबी के लिए भी पूरा ध्यान देके उसको एक्सप्लेट करेंगे। डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। पप्पू यादव। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 2-3 बात समझिए। एक तो कोरोना के बाद उनको समझाओ मत। एक तो कोरोना के बाद माननीय मंत्री जी एक भी पैसेंजर ट्रेन या आपने जितना बंद किया बिहार में, वो ट्रेनें अभी तक नहीं चली। दूसरी तरफ कनेक्टिविटी की बात आप करते हैं। बिहार 3 हिस्सा बाढ़ और बिहार का जो आधार है वो पर्यटन का है। तो आपसे मैंने कई बार आग्रह किया है, हाथ जोड़ के। आप प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि बिहार के प्रति आप जितनी बात कहते हैं उसकी कोसी में आप सबसे पहले शिवहर और सीतामढ़ी, दूसरा चीज बोधगया, राजगीर, वैशाली को आप पर्यटन स्थल को नहीं जोड़ पाए। मैं बार बार आपसे कुर्सेला से बिहारीगंज से भीमनगर के लिए 190 करोड़ का मांग। सांसद महोदय ने प्रश्न नहीं पूछा है, केवल कुछ इनका विचार रख रहे हैं। इनके विचार का हम सम्मान करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा माननीय सांसद जी कि जितना काम बिहार में इन 10 वर्षों में हुआ है वो ऐतिहासिक है, और उसमें कोई दो राय नहीं। एलोकेशन ऐतिहासिक है, काम ऐतिहासिक है। कोसी का ब्रिज याद कीजिए कितने वर्षों से पेंडिंग था, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। एक एक करके प्रोजेक्ट अगर गिनाने लगे माननीय अध्यक्ष जी, तो आप देखेंगे किस तरह से बिहार में ऐतिहासिक काम हुआ है। और ये काम की गति और भी आगे बढ़ेगी। मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वो इसमें कोऑपरेट करें। आप तो रेलवे के बहुत पुराने बड़े अच्छे जानकार हैं, और आपके यहाँ तो एक बहुत अच्छी रेलवे की फैक्ट्री भी बनी है। तो आप रेलवे के संबंध में और भी अच्छे सुझाव दें, और उन सुझावों को लेके साथ काम करेंगे और मिलके बिहार को एक बहुत ही मजबूत, सशक्त, समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए काम करेंगे। श्री दर्शन सिंह चौधरी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन और इंदौर जबलपुर रेल लाइन, अब हम अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारी छिंदवाड़ा से लेकर सागर नई रेल लाइन, जिसमें हमारे लगभग 15 से 20 लाख जनसंख्या हमारी उससे प्रभावित भी होगी और उसको लाभ भी मिलेगा, और नागपुर सीधा जुड़ाव उससे हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि नई रेल लाइन देने से छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, करेली, तेंदुखेड़ा और सागर तक की इस रेल लाइन से मध्य प्रदेश को एक नई गति मिलेगी, ऐसी अपेक्षा आपसे और इसी प्रकार का अनुरोध। माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, और एलोकेशन भी मध्य प्रदेश के लिए रिकॉर्ड संख्या में हुआ है। और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि मध्य प्रदेश में जहाँ 10 साल पहले मात्र 600 करोड़ के आसपास का साल का एलोकेशन होता था, आज रिकॉर्ड संख्या में 14,000 करोड़ रुपए का, 14,738 करोड़ का एलोकेशन है। कई नए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं, काम की गति बहुत अच्छी बढ़ी है, और राज्य सरकार की तरफ से सहयोग भी बहुत अच्छा मिल रहा है। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सागर से छिंदवाड़ा की माननीय सांसद जी ने चर्चा की है, कल या परसों ही माननीय सांसद आए थे, डिटेल में चर्चा हुई। उसमें एक बीच में पहाड़ी क्षेत्र आता है, उस पहाड़ी क्षेत्र के कारण प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत बढ़ रही थी। तो माननीय सांसद महोदय, उनके साथ मध्य प्रदेश के और भी 8 सांसद महोदय आए थे,
तो उस पहाड़ी क्षेत्र को बाईपास करके अगर दूसरा अलाइनमेंट बने तो इसके लिए मैं माननीय सांसद जी को अश्योर करना चाहूँगा कि नया डीपीआर बनाने का काम जल्दी ही सैंक्शन कर देंगे, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र को बाईपास करके दूसरा एक अलाइनमेंट अगर बन सके, अगर फिजिबल होता है तो फिर उसको एग्जामिन करने के लिए नया डीपीआर सैंक्शन कर देंगे। श्री धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जैसा पप्पू भाई ने भी चर्चा की कि कोरोना काल के बाद आपने कई ट्रेनें बंद कर दी। इसी तरह का शिकार अध्यक्ष जी हमारा क्षेत्र आजमगढ़ भी हुआ। आजमगढ़ के ज़्यादातर लोग व्यापारिक कारणों से, व्यावसायिक कारणों से, पढ़ाई से, सबसे ज़्यादा कनेक्शन आजमगढ़ के लोगों का मुंबई के साथ है। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ से मुंबई की ट्रेन चलती थी, कोरोना काल में वो ट्रेन बंद कर दी गई और तब से अब तक लगातार वो ट्रेन बंद है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, आखिर कोरोना काल आया जरूर था, वो दौर था, संक्रमण का गुजर गया, लेकिन उस संक्रमण के दौर के गुजरने के बाद जब स्थिति सामान्य आ गई, आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई, सारी चीज़ें बढ़ गई, तो आखिर जन सामान्य की सुविधाएं क्यों काटी जा रही हैं? इस बात का जवाब दें कि आजमगढ़ से मुंबई ट्रेन कब तक शुरू करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो ये सप्लीमेंट्री प्रश्न मेन प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि कोरोना का इससे कोई संबंध नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस ट्रैक्स की बहुत ढंग से हो, सुचारू रूप से हो, साइंटिफिक तरीके से हो, इसके लिए ट्रैक्स को कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक फ्री रखना पड़ता है। दुनिया में कई देशों में 6 घंटे तक भी ट्रैक को फ्री रखते हैं मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अपने यहाँ चूँकि 50-60 वर्षों तक रेलवे को निगलेक्ट किया गया था, इसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया, तो अब इन्वेस्टमेंट आया है, अब ट्रैक्स नए बन रहे हैं, तो आज फिर भी एक नई पद्धति से काम करने का प्रयास चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। तो इसमें आईआईटी मुंबई के साथ मिलके पूरे टाइम टेबल को रैशनलाइज करके ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें कि हर एक सेक्शन को रेगुलरली मेंटेन करने के लिए एक पीरियड ऐसा मिले जिसमें ट्रैक्स का मेंटेनेंस का टाइम अवेलेबल हो सके। उसके कारण कई स्टॉपेजेस हटाने पड़े थे वो, और कुछ गाड़ियां भी रीशेड्यूल करनी पड़ी थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे नए ट्रैक्स बन रहे हैं, लास्ट ईयर 5300 किलोमीटर नए ट्रैक बने, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है माननीय अध्यक्ष जी। पूरे स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क 5000 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा एक साल में रेलवे नेटवर्क भारत में बढ़ा है। तो जैसे रेलवे ट्रैक्स नए बन रहे हैं, नई ट्रेन्स भी चालू की जा रही है, नई तरह की ट्रेन्स भी चालू की जा रही है। वंदे भारत चालू की गई, अमृत भारत चालू की गई, मेमू के अभी 600 कोच बने इस साल। तो ओवरऑल माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन 10 वर्षों में हुआ है और आने वाले 5 वर्षों में और भी कई नई फैसिलिटीज़ बनाने के लिए मोदी जी की सरकार बहुत ही तेज मेहनत करके काम कर रही है। 45 तक चलाएगा और 24-25। सुश्री महुआ मोइत्रा। Thank you. Sir, through you, I would like to ask the Honourable Rail Minister a supplementary question on rail connectivity. Sir, my constituency has one complete side of about 140 kilometers from Krishnanagar to Karimpur, where about 12 lakh people are without rail connectivity. I had met the Honourable Minister about 2.5 years ago, and he had very kindly agreed to a survey of the feasibility survey. This feasibility survey was supposed to be ready by December of 2023, and then action was to be taken. Okay. However, no report has been given, sir. Please, can you let us know what is the status of connectivity on the Krishnanagar-Karimpur line? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में मैं जानकारी लेके माननीय सांसद जी को पहुंचा दूंगा। श्रीमती सुप्रिया सुले। सर, महाराष्ट्र में रेलवे मंत्रालय का काम सचमुच अच्छा हो रहा है और उनकी
टीम को मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी, क्योंकि रेलवेज ने सफाई, इनकी मैं हमेशा प्रशंसा इसलिए कर रही हूँ कि सफाई के मामले में रेलवेज ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन महाराष्ट्र में नीरा, जेजुरी, बारामती और दौंड, इस सारे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो स्टॉपेजेस है सारे, वो पूरे कम हो चुके हैं। दौंड का मैं उदाहरण दूं आपको, वहाँ 80 ट्रेन रुकती थी, आज 40 ट्रेन सर रुकती है, और वो बहुत बड़ा जंक्शन है। और वहाँ का पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन, इसमें अगर आप ई क्वेश्चन इसे सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिसिपेटेड इन दिस स्टेट, सर अगर दौंड जो बड़ा जंक्शन था, नीरा बड़ा जंक्शन था, बारामती आज ग्रो हो रहा है, इस जगह अगर आप ट्रेन कम करेंगे और स्टॉपेजेस कम करेंगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा? तो आप ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्टॉपेजेस कर रहे हैं, ऐसे बहुत बार मंत्री जी ने जवाब दिया है, लेकिन मेरी उनको विनती रहेगी कि स्टॉपेजेस कम ना करें, दूसरा कुछ सुझाव देके जिससे एफिशिएंसी बढ़े। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे का जो काम हो रहा है उसकी तारीफ की, उसको आपने सराहा, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पुणे दौंड एरिया इतना महत्वपूर्ण एरिया है कि उसके लिए टोटल एक नया मास्टर प्लान बनके बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम बना है। पुणे की कैपेसिटी को डबल करने के लिए उरुली में एक मेगा टर्मिनल बनाया जा रहा है। पुणे जंक्शन को टोटली रीमॉडल करके रीडेवलप किया जा रहा है। शिवाजी नगर स्टेशन को टर्मिनल बनाने की प्रयास है। फिर पुणे से लोनावला के 3rd और 4th लाइन बनाने का काम है। फिर अहमदनगर से पुणे का नई लाइन बनाने का काम है। तो ओवरऑल उस एरिया के लिए बहुत सारा डेवलपमेंट करने के काम हाथ में लिए गए हैं और प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में अभी करीब 1,64,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का विभिन्न प्रोजेक्ट्स में हो रहा है और इससे महाराष्ट्र के रेलवे नेटवर्क का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे पूरे देश भर में रेलवे नेटवर्क का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वैसा ही आपके क्षेत्र में भी होगा। और स्टॉपेजेस के बारे में मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क बढ़े वैसे मेंटेनेंस के लिए स्कोप बनता है, मेंटेनेंस के लिए एक मार्जिन मिलता है, टाइम मिलता है। तो उसके हिसाब से स्टॉपेजेस भविष्य में जैसे नेटवर्क बढ़ेगा वैसे स्टॉपेजेस पे रिकंसिडरेशन किया जा सकता है। अभी अपने को इस नेटवर्क को सेफ रख के अच्छे तरीके से चलाने का वो मेजर फोकस करके आगे चलना चाहिए। और जिस तरह से काम अभी चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, उससे इन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस 3rd टर्म में 3 गुना मेहनत करनी है। तो इस 3 गुना मेहनत से जो परिणाम आएंगे, इन 5 वर्षों में रेलवे एकदम ट्रांसफॉर्म होकर निकलेगा। संबित पात्रा सामने। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि रेल केवल एक कनेक्टिविटी का सूत्र नहीं है, वो एक भावना, एक इमोशन का भी सूत्र है। चूँकि मैं जगन्नाथपुरी से आता हूँ, मुझे लगता है आज सभी लोग जो प्रस्ताव में रखने वाला हूँ, माननीय मंत्री जी भी उड़ीसा से आते हैं और हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, सभी स्वीकार करेंगे। कोई भी ट्रेन से उड़ीसा जाता है और उसकी इच्छा होती है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर नहीं पाते हैं, तो ये इच्छा होती है कि कम से कम प्रसाद लेके वापस जाएं। आज मैं प्रस्ताव देना चाहूँगा रेल मंत्रालय को कि रेल मंत्रालय हमारे जो मंदिर के प्रशासक है, जिसको मंदिर कमेटी कहते हैं, गजपति महाराज है पुरी के, हमारा जो सेवायत है जगन्नाथ मंदिर के, और जो मुक्ति मंडप है जहां पंचांग बनता है, उनके साथ एक बार चर्चा करके इस विषय पे ध्यान करें कि क्या यह संभव है कि उड़ीसा के मुख्य रेलवे स्टेशन जैसे भुवनेश्वर, कटक, पुरी, बालेश्वर इत्यादि में हम कियोस्क नहीं कहेंगे, टेम्पल सेंटर, सूखा प्रसाद सेंटर कह के सेवायतों के माध्यम से अगर हम वहां पर प्रसाद का विषय रखते हैं तो जो भी यात्रीगण वहां से जाते हैं महाप्रभु के प्रसाद को प्राप्त करेंगे और कहीं ना कहीं वो जो इमोशन, वो जो भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं को सम्मान मिलेगा। मैं ये विषय माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, भाई संबित भाई ने, माननीय सांसद जी ने बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखा है
इस प्रस्ताव को डिटेल में एग्जामिन करना चाहिए, क्योंकि मंदिर के प्रसाद के साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी रहती है। तो उसका प्रसाद को किस तरह से रखा जाए, किस तरह से उसकी हैंडलिंग हो, वो सब पे बहुत ध्यान रख के ही काम करना चाहिए। तो मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वो डिटेल में चर्चा करें और जो सेवायत और पंडित जितने भी मंदिर के प्रशासन से जुड़े लोग हैं उनके साथ बातचीत करके ही कोई आगे फैसला लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 224 224 राजीव राय। क्वेश्चन नंबर 224 सर। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। विवरण सभा पटल पर रखा हुआ है। माननीय सोलर एनर्जी में आजकल एक बहुत प्रचारित कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक 65,000 से 5 लाख रुपया तक कीमत रखी गई है, जो निश्चित रूप से वेंडरों से मिलकर जरूरत से ज़्यादा कीमत है, और उसमें उपभोक्ता को 20,000 से लेकर 3,92,000 तक देना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ तो जो गरीब बिजली उपभोक्ता है, खासकर से बुनकर 500 रुपया तक बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए छापेमारी की एक व्यवस्था शुरू गई है। लाखों की अवैध वसूली होती है रोज, और बड़ा इशू बना हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए इस तरह की कीमत रखी गई है। उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ 16,000 का लक्ष्य है, 19,000 का लक्ष्य है, और अब तक खाली 98 लगे हैं, और उसमें से एक को भी सब्सिडी अभी तक नहीं मिली है। तो सवाल ये है कि क्या इसको दाम को कम करेंगे, सब्सिडी सही समय पर मिले, या जीरो पेमेंट पर या मिनिमम पेमेंट पर आप लगा सकें, तो ये कार्यक्रम भी सही चलेगा, उपभोक्ताओं को लाभ भी मिलेगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा, और हमारे बुनकर भाइयों को लूटने से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सोलर एनर्जी प्रमोट करने के लिए मंत्रालय ने, सरकार ने बहुत स्कीमों के द्वारा ये प्रयास चलाया है कि सोलर एनर्जी बढ़े, और पावर के ऊपर जो हम डिपेंड है, तो सोलर एनर्जी के ताकत से हम आहिस्ते आहिस्ते जो हमारे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम हो। माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, अब तक जो
the Andhra Pradesh Reorganization Act, which is commissioned in 2014. But ma'am, the problem is this particular project, if it's commissioned, 162 villages in Malkangiri district will be submerged. 162 गांव डूब जाएंगे, हजारों एकड़ जमीन जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का हम विरोध कर रहे हैं। ओडिशा की तरफ से जितने लोग हैं, ना सर्वे हुआ है, ना रिहैबिलिटेशन का कोई बात हुआ है, ना रीसेटलमेंट का बात हुआ है। जो सुना जा रहा है, ये प्रोजेक्ट अदानी को फिर से दिया जा रहा है। इसीलिए ये सरकार फिर से ये प्रोजेक्ट माननीय सदस्य श्री माननीय गौरव गोगोई जी। आदरणीय अध्यक्ष, आदरणीय सभापति महोदय, I rise to discuss the grave and humanitarian situation in Manipur. The entire state is in a humanitarian crisis, and instead of finding a solution, the government is sending paramilitary forces and enforcing the Armed Force Special Powers Act. This is not addressing the cycle of violence. Extortion has become rampant. Economy is shattered. Basic public services are on the brink of collapse. Unfortunately, there has been a rise in the illegal trade of arms, drugs, and timber. The impact on the lives of ordinary people has been devastating. School, colleges closed. Thousands of students, their education is at risk. Healthcare facilities damaged or destroyed. Fear and uncertainty has gripped the population. Madam Chairperson, the time for inaction is over. The people of Manipur are suffering. They have only 3 questions in mind. The first question is, when will the Prime Minister visit Manipur? The second question is, when will the Minister of Home Affairs apprise the House that what will be taken to resolve the situation? And the third is that this government, in order to hide their failure in Manipur, is using George Soros as a shield to hide their failures. They hide their failures, sir. And let the nation know what is the connection between George Soros and all these internal disturbances. The Congress party is responsible for internal disturbances in the country, and they are using foreign forces. They have a nexus and a tie-up with foreign forces, due to which the country is facing internal problems. The Congress party is solely responsible for this situation. The Manipur situation is being tackled very adroitly at the highest level. I would like to ask the Congress party, when did their Prime Minister ever visit any of the northeastern states which are having a problem? When did their Prime Minister ever take in the problems in Assam, from where he was an honorable Prime Minister? It is the Congress party using George Soros and other international bodies, due to which the country today is suffering. There are internal problems caused by the Congress Party Association with George Soros funded organization. The Congress Party is solely responsible and has to answer the nation what is the connection between their leaders, the leaders of the Congress Party, what is the nexus due to which the Congress Party and George Soros and funded organizations by them are destabilizing the Indian economy. The Congress is responsible for this severe state of affairs, and they have to reply to the nation why George Soros has such a close connection with their leaders. We are now finding new and new revelations. We are finding that they have a nexus which goes back 25 years. For the last 25 years in government and out of government. 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
उन नेताओं को किसने ये मौका दे दिया, किसने ये अधिकार दे दिया? एक वक्त था बांग्लादेश जब बना भी नहीं था तो पाकिस्तान का हिस्सा था।